तो गाइड भैंसजर रत्नावली, पेज नंबर 123 देखना है। लेखक श्री गोविंद दास सेन। श्री गोविंद दास सेन। जरूरी बात क्या है बेटा, ये एक संग्रह ग्रंथ है। संग्रह ग्रंथ, तो इन्होंने क्या किया है मेनली, बाकी सब जगहों पर जो जरूरी बातें हैं उनको इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया है, कहीं कहीं अपना मत कुछ इंक्लूड किया है, कुछ लिखा है, तो याद रखेंगे संग्रह ग्रंथ है भैंसजर रत्नावली। लेखक श्री गोविंद दास सेन। ग्रंथकार ने संपूर्ण ग्रंथ को 106 अध्यायों में निबद्धित किया है। इन 106 अध्याय के अलावा भैंसजर रत्नावली परिशिष्टम एवं अनुभूत प्रकरण नाम से 2 अध्याय दिए गए हैं। तो कहीं आपकी किसी गाइड के अंदर क्वेश्चन लगवा रखा है कुल कितने अध्याय हैं, ऐसा करके कि 108 कि 106 प्लस भैंसजर रत्नावली परिशिष्टम और अनुभूत योग प्रकरण ऐसा करके, तो कहीं गाइड में क्वेश्चन है, बाकी ये बनाना नहीं चाहिए, गलत क्वेश्चन है, तो आप याद रखोगे। आगे देखें, भैंसजर रत्नावली परिशिष्टम अध्याय में लेखक ने कफज और पित्तज विकारों की चिकित्सा का नामता वर्णन किया। काम की बातें नहीं है, मैं मार्क कराऊंगा आपको, जो याद करना है मेरी बात सुनते जाना। अभी तक एक पॉइंट बोला काम का आपको, ये संग्रह ग्रंथ है और एक राइटर इसके, ठीक है। अनुभूत योग प्रकरण में लेखक ने अपने अनुभूत योगों का वर्णन किया है। लेखक ने चक्रदत्त, रसेंद्र सार संग्रह, भाव प्रकाश, शारंगर, इनमें वर्णित योगों को प्रचुरता से उद्धृत किया है। देखो सारे के सारे इनसे पहले के हैं, ठीक है, तो उनको लिखा है। त्वक, पत्र, फल, मूल और पुष्प की पंचांग संज्ञा दी है, जिसको पूछो वो जवाब देना। रजत, हाँ जी सर। विरेचन द्रव्यों के आश्रय। विरोचन, जड़ पत्ते फल फूल तवक। पंचांग हुए तो और कुछ भी है। विरोचन प्लस छः तीर। तीर। पंचांग छः। प्लस पंचांग शीर, प्लस ठीक है ना। तीर। तो पंचांग के अलावा शीर भी आ जाता है वहां पर, याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ देख जी पा रहे सर। हैं, तो इन इन पांचों की संख्या मिलाकर क्या होती है पंचांग। जिनको नहीं याद है फिर बता रहा हूँ एक बार, जो भी पेड़ के पार्ट्स आपको ध्यान आते हैं कि एक जड़ होती है पेड़ के अंदर, मतलब मूल हुआ, एक उसकी बार्क होती है, स्किन होती है, त्वचा यानी, तो छाल हुई वो, दो वो हुए, इसके अलावा फल फूल और पत्ते, तो ये पांचों मिलाकर पंचांग कहलाता है। इसको आपको याद रखना है। संधिपातिक ज्वर में पुनः पुनः स्वेदन करवाने का निर्देश है, याद रख सकते हैं। संधिक ज्वर और अंतक ज्वर की चिकित्सा का वर्णन किया। संधिक ज्वर और अंतक ज्वर की चिकित्सा का वर्णन किया। इसमें चाहो तो एक पॉइंट ऐड कर लो, लिखो भाव प्रकाश, यही सामने से लिखोगे भाव प्रकाश। संधियों में दोष होने पर, मतलब क्या होता है जब दोष संधियों में पहुंच जाते हैं, सामने लिखोगे ज्वर। भाव प्रकाश ने कहा है दोषों के संधियों में पहुंचने पर ज्वर, ठीक है। आगे चलिए। राजयक्ष्मा के संदर्भ में बल को शुक्र के अधीन, जीवन को मल के अधीन बताया है, और यक्ष्मी के शुक्र और मल की रक्षा का निर्देश किया है। श्लोक लिखा हुआ है, देख लोगे। ये श्लोक आप योग रत्नाकर में भी देख चुके हो, इसी तरह का लगभग, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था कि राजयक्ष्मा के रेफरेंस में वो श्लोक आया है। शुक्रायतम बलम पुंसाम, ठीक है। शुक्रायतम बलम पुंसाम, शुक्र के अधीन हमारा बल है। बलायतम ही जीवन, और मल के ऊपर हमारा जीवन डिपेंड करता है। तस्माद यत्नेन संरक्षेद यक्ष्मिणो मल रेत से, इसीलिए यक्ष्मा के रोगियों के मल और रेतस की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। नहीं जानते हो हल्का सुन लो इसके बारे में भी। देखो ऐसा होता है, यक्ष्मा के रोगियों में कहा जाता है, राजयक्ष्मा के रोगियों में, कि उनका मल ही बल है, मतलब, ठीक है। तो उनको विरेचन कभी भी तीक्ष्ण वाला नहीं कराते। अगर आपको शुद्धि करानी भी है तो मृदु विरेचन कराया जाएगा, ठीक है। कभी भी श्रंसन तो कराते ही नहीं, मतलब वो तीक्ष्ण शुद्धि में आ जाता है। क्लियर है क्यों? क्योंकि एक तरीके से उनकी डाइजेस्टिव फायर कम है, तो वो जो खा रहे हैं पच नहीं पा रहा है, सब कुछ बॉडी में पड़ा हुआ है मल के रूप में, रस पार्ट बन ही नहीं पा रहा जिससे एब्जॉर्प्शन लेगी बॉडी और फिर न्यूट्रिशन मिलेगा। क्लियर? तो उनका मल जो है उसको बचाना है, कि मल रुका रहे, थोड़ा उससे एब्जॉर्प्शन हो चीजों का, एक बार। दूसरा रेतस की बात क्यों आती है? जब हम राज्यक्षमा को पढ़ेंगे तो हम उसके 4 कारण पढ़ेंगे राज्यक्षमा के, ठीक है। तो उनमें एक संप्राप्ति आप देखोगे वो क्षय की वजह से होता है, और वो क्षय भी कैसा होता है? 2 तरह का होता है, एक अनुलोम एक प्रतिलोम। अनुलोम में कि मान लो रस धातु प्रॉपर नहीं बन रही, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रस धातु प्रॉपर नहीं बन रही है, उसकी वजह से आगे वाली धातुएं जो है वो कमजोर रह जाती हैं, मतलब वीक रह जाती हैं। क्योंकि आप जानते हो, बोलो, धातुओं का आहार क्या होता है? दूसरी धातु में। दूसरी अन्य धातुएं, धातुएं। अन्य धातुएं। क्लियर? तो रस धातु को उसके ऊपर वाली धातु खाती है, वो रक्त फिर मांस मेद इस तरह करके। क्लियर? तो जब रस धातु क्षीण होगी तो उत्तर उत्तर धातुएं भी क्षीण होती चली जाएंगे, तो राजक्षमा अगर होगी वीक हो जाएगा। और दूसरी संप्राप्ति ये क्या होती है, जो हम क्षय जन्य बता रहे हैं, प्रतिलोम क्षय, वो क्या होता है कि लास्ट वाली शुक्र धातु का क्षय हो रहा है ना, तो अत्यधिक मैथुन करने से तो शुक्र धातु का क्षय हुआ, तो उससे भी यही होता है कि उसके पहले पहले वाली धातुएं जो है वो वीक रह जाती हैं। इसको अगर समझना चाहो, जैसे किसी व्यक्ति को अगर मान लो कि कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, है ना, ओकल्ट ब्लड जाता हो किसी भी फॉर्म में, तो आप देखोगे उसकी जो ब्लड सेल्स होंगे ना वो इमेच्योर दिखाई देंगे आपको,
ठीक है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, जल्दी जल्दी सेल्स को बनाती है। अब वो अच्छा रक्त थोड़ी है, वो कैसा है, प्रॉपरली फॉर्म नहीं है, इमेच्योर रक्त है। क्लियर, तो वही चीज यहाँ पे हो जाती है। और समझ में आ रही होगी बात, तो याद रखेंगे। तो शुक्रायतम बलम पुंसाम बलायतम ही जीवनम तस्माद यतेन संरक्षित दक्षिणो मलरेट से। नेक्स्ट देख रहे हैं आमवाद की चिकित्सा। तो यहाँ ध्यान से आप देखोगे, ये श्लोक सभी को याद होना चाहिए। मैं कल पूछ लूंगा आप लोगों से, ये श्लोक याद चाहिए सभी को कल, ठीक है। तो क्या लिखा है, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानी कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्त्यश्च आम मारुते सैंधव आद्येन अनुवास्य शार वस्ती प्रशस्यते। बिल्कुल रटा होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, इधर से उधर भी नहीं होना चाहिए। समझ लो, क्योंकि बृहत्त्रय में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता इस कंडीशन का, ठीक है। और ये कंडीशन आप जानते हो कितनी कॉमन है। तो एग्जामिनर सवाल करता है, ठीक है, बहुत करते हैं, खासकर पंचकर्म जिन बच्चों का पीजी में सब्जेक्ट होता है, उनसे तो बहुत ही पूछा जाता है चिकित्सा सूत्र। तो सभी को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, वो आप लोग मुझे जवाब दे दोगे। तो मोनाली, यस सर। बेटा आम बात पुरुषों को ज्यादा होता है, महिलाओं को ज्यादा होता है, दोनों में बराबर होता है? सर पुरुषों में। महिलाओं में। तो लिख लोगे, महिलाओं में ज्यादा होता है। और दूसरा यहीं पर लिख लेना कि जितने भी जो देखा गया है कि ऑटो इम्यून जो भी कंडीशंस होती है ना, वो महिलाओं में ज्यादा होती है। अगर भूल जाओ तो ऐसा याद रखो कि अक्सर महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं ना। आप देखोगे समाज में यही मिलेगा आपको, एक महिला कुछ अच्छा बोलेगी तो दूसरी महिला ही उसे रोकती है कि नहीं गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे याद कर लो, ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब वही हुआ ना कि हमारी बॉडी खुद हमारे अगेंस्ट काम करती है। अच्छा, हमारी बॉडी में एक खास ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है। अगर उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, तब उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी उस पर अटैक करने लगती है। तो उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, लिख लोगे। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। कंपैटिबिलिटी देखी जा रही है कि हाँ ये हमारे शरीर का कोई हिस्सा है, कुछ अंग है, बाहर की कोई चीज है। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स अगर ये मैच नहीं करता, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट मान लो, वहां आप देखते हो ये चीज मैच नहीं करती है, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, तो ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी जो भी कुछ बॉडी के अंदर गया है उसको जनरली एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। जरा इसको भी लिख लो। वॉट, ऐसा लिखो, वॉट मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड, वॉट मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर आफ्टर organ transplant, what medicines are prescribed after organ transplant। तो सामने लिखोगे इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इम्यूनोसप्रेसेंट्स, नाम लिख सकते हो, लिखो साइक्लोफोस्फामाइड। साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फामाइड। दूसरा लिखोगे, नाम अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो सोडियम माइकोफिनोलेट। जरा एक बार चेक कर लोगे डाल के नेट पे, है तो यही। मैं क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में नहीं है तो निकल जाते हैं नाम मेमोरी से। सोडियम माइकोफिनोलेट, कंफर्म है किसी को यही नाम है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा स्पेलिंग या कुछ मेरे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ आ रही है? सर एक बार पूरा फिर से बोल दीजिए, व्हाट तो मेडिसिन से। बेटा सोडियम माइकोफिनोलेट, ये क्वेश्चन है सर आपकी गाइड पूरा में। एक बार फिर से बोल कह रहा दीजिए, हूँ, व्हाट मेडिसिन आर प्रेस्क्राइब्ड आफ्टर, ठीक है। यहाँ से। व्हाट मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद कौन सी दवाएं दी जाती हैं। तो सामने लिखोगे इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। और कौन से होते हैं कॉमन एग्जाम्पल जो पूछे गए हैं आपसे, तो एक लिखोगे साइक्लोफोस्फामाइड। साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फामाइड। और दूसरा नाम लिखोगे, क्या बताया दूसरा नाम, सोडियम माइकोफिनोलेट। सोडियम यस सर। माइकोफिनोलेट। चेक कर लिया यही है या किसी ने चेक नहीं किया? कौन करे इतनी मेहनत है, मैं बता रहा हूँ। सही है, सोडियम माइकोफिनोलेट, MyCOPHENOLATE, माइकोफिनोलेट, सोडियम माइकोफिनोलेट। सर स्पेलिंग बार फिर से बोल दीजिए, माइको वाला। SODIUM सोडियम,
MYCO माइको, PHENO फिनोलेट, LATE, सोडियम माइकोफिनोलेट। दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के ड्रग्स के ऊपर जो आते हैं। एक आपको बताया होगा, कौन सी ड्रग होती है, लिख लोगे पॉइंट जितने बोल रहा हूँ, ठीक है? ये एक जगह कहीं मिलेंगे नहीं, मेरे अभी ध्यान है तो मैं लिखवा रहा हूँ, तो लिख लोगे फिर रह जाता है। नेक्स्ट लिखोगे, विच मेडिसिन इज गिवन इन एक्यूट अटैक ऑफ हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड जो ज्यादा बढ़ जाता है, कौन सी कंडीशन में बढ़ता है? कौन से तरह का गठिया है, मतलब क्या है वो बीमारी, बोलो। गाउट में बेटा, क्यों नहीं सर बोल रहा कोई गाउट। भी? अरे गाउट गाउट में सर। तुम कभी भी ये मत सोचा करो कोई और बोलेगा कि अरे बड़ा आसान है, इसका आंसर तो यही है। होता होगा बेटा, लेकिन कई बार आप वही गलत करके आते हो। बोलने की आदत डालो, डेवलप करो, कितना भी आसान सवाल हो, आपको आता है तो आपको बोलना है ना? मैं ऐसे नहीं जज करूंगा कि अरे बड़ा आसान है तो सामने वाला बच्चा बता रहा है, बिल्कुल नहीं। आप बोलो, अगर वो आपको आता है तो बोलना है, नहीं आता तो मैं जज करूंगा कि नहीं आता शायद। तो क्या लिखवा रहा था मैं, विच मेडिसिन इज गिवन इन एक्यूट अटैक ऑफ हाइपरयूरिसीमिया, तो सामने लिखोगे कोल्चिसिन। कोल्चिसिन, COLCHICINE, कोल्चिसिन। ये लिख सकते हो चाहो तो कोजेज, लिखो कोजेज डायरिया, ठीक है? क्योंकि स्टूल के रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं उस एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को, सर ठीक है? हाइपर कोजेज, आगे क्या बोला है? हाइपर यूरिसीमिया बेटा, यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाए बॉडी में, हाइपर यूरिसीमिया। सर मेडिसिन से एक बार दोबारा बोल दीजिए कौन सी थी। कोल्चिसिन बेटा, स्क्रीन पे लिखिए, देखो मैंने कोल्चिसिन दे लिखी, COLCHICINE, कोल्चिसिन। नीचे लिख दिया कोजेज डायरिया। ओके सर। और लिखोगे, लिखो मेडिसिन गिवन इन ओबीज डायबिटिक पेशेंट्स। मेडिसिन गिवन इन ओबीज डायबिटिक पेशेंट्स। देखो मेटफॉर्मिन, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, सर हाँ बेटा। अगर कोई ओबेस नहीं है, थिन है, तो फिर क्या देंगे? नहीं, इसको भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी हैं फिर ग्लीमेप्राइड वगैरह जो चलती हैं बहुत सारे सोडे, अलग अलग चीजों के हिसाब से कि कहाँ काम करना चाहते हो। मान लो किसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो इंसुलिन दोगे, है ना? वो एक सवाल स्पेशली मेटफॉर्मिन के ऊपर आता है, ठीक है? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स के ऊपर कभी सवाल आते हैं, कभी मेटफॉर्मिन के ऊपर आता है, ठीक है? तो इनका अलग क्योंकि तरीका है थोड़ा काम करने का, इसलिए सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है कि ओबीज पेशेंट्स के अंदर, ओबीज यानी टाइप 2 वालों के अंदर स्पेशली मेटफॉर्मिन, जिनका वजन कम कराना हो। चलो और लिख लोगे फिर, जब इतना लिखा है मेटफॉर्मिन के आगे। एक कंडीशन और बताइए मैंने आपको, POCD, माफ करें PCOD। PCOD भी आपको मैंने बताया है। तो PCOD में भी क्या होता है, देखोगे महिलाएं जनरल कैसी होती हैं, उनका वजन बड़ा होता है, ओबीज होते हैं। तो वहां भी आप देखोगे मेटफॉर्मिन दिया जाता है, तो वहां भी लिख सकते हो, ऑल्सो गिवन इन PCOD कंडीशन, ऑल्सो गिवन इन PCOD। ठीक, नेक्स्ट लिखोगे, सर मेटफॉर्मिन पीसीओडी में कैसे वर्क करता है। बेटा वही बात, वेट कम करना है ना, वजन कम करने में हेल्पफुल है मेटफॉर्मिन, तो वहां वेट कम करना होता है, जी। ठीक है? चलो आगे लिखोगे, सर मेटफॉर्मिन का काम मतलब वेट लॉस है? हाँ बेटा डायबिटीज वजन, पे इसका? हाँ 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 हाँ, वजन कम सर करता है। शायद ये ओव्यूलेशन में भी हेल्प करता है ना, मेटफॉर्मिन जैसे पीसीओडी के केसेस हाँ में अगर हाँ देते हैं बेटा, तो। वो इसीलिए काम करता है क्योंकि जो भी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स है, वो क्या है, सब स्टेरॉइड से तो होते हैं। तो जितना भी फैट होता है ना, फैट उसको रेजिस्ट करता है बेटा। जितने भी हमारे हॉर्मोन्स हैं जो भी काम करते हैं, तो फैट उसको रेजिस्ट करता है, तो इस फैट को कम करने का काम कर रही है, तो फिर खुद ही ओवुलेशन भी प्रॉपर होने लगेगा, सब कुछ काम होने लगेगा, ठीक है? चलो आगे देखोगे, ये वाला डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे अपन, हमारा काम क्या है यहाँ, अदरवाइज तो फिर डिटेल में चली जाएगी क्लास। है तो अपने आप में या बहुत बड़े टॉपिक्स हैं सारे के सारे, फार्मा वगैरह, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट इन आर ए, आर ए,
रूमेटोइड आर्थराइटिस। ये सवाल भी आपके लिए आ चुका है। नाम लिखो ड्रग का, ओरानोफिन, AURANOFIN, ओरानोफिन। मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर, एक मिनट, मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखकर लिख लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। नेट से लिख दे रहा हूँ, ओरानोफिन। डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट है ये, RM है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसके सामने लिख लो, देखो, कंटेन्स गोल्ड, कंटेन्स गोल्ड। ठीक है, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो जो मैंने कंटेन्स आपको। गोल्ड बेटा, गोल्ड, गोल्ड, सोना। सर डिजीज मॉडिफाइड के बाद क्या था? डिजीज मॉडिफाइंग लिख लो। अच्छा, आप एक काम करो, इसके आगे लिखो DMARD, ऐसा लिख लो, DMARD, ऐसा कैपिटल में लिखना है, DMARD, ऐसा लिख देते हैं, DMARD क्या होती हैं ये चीजें। अब लिख लो पूरा। तो DMARD क्या होता है, लिखो, मॉडिफाइंग डिजीज मॉडिफाइंग एंटी एंटी रूमेटिक ड्रग्स, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। उसमें मैंने आपको नाम लिखवाया किसका, ये ओरानोफिन। ये गोल्ड इसके अंदर होता है। एक और नाम लिख सकते हो जो पूछा जाता है इसी में, गोल्ड के अलावा, मतलब ये ओरानोफिन के अलावा, लिखो मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, अगेन इम्यूनोसप्रेसेंट है वो भी, मीथोट्रेक्सेट, METHO, मीथोट्रेक्सेट, TREXATE। और यही लिख लोगे, आफ्टर गिविंग, आफ्टर गिविंग methotrexate, folic acid is given next day, folic acid is given next day। ठीक है, मतलब उसकी फॉलोइंग ड्रग है, तो जब आपने methotrexate दिया है तो उसके नेक्स्ट डे आप क्या देते हो, तो फॉलिक एसिड देते हो। ठीक है, चलें आगे। काफी सारे पॉइंट्स लिख लिए मुझे लगता है ड्रग्स के बारे में, तो जरूरी है, देखते हैं, चलो आगे और। तो ये श्लोक मुझे याद चाहिए, आम बात वाला। ठीक है, मोनाली से सवाल कर रहा था, मोनाली पे और सवाल करते हैं, यहाँ तो मैंने ही लिखवा दिए कुछ पॉइंट्स। तो आम वात की चिकित्सा बताते हुए लिखा है, लंघनम स्वेदनम पित्तम दीपनानी कटुनी च व्रेचनम स्नेहपानम बस्त्यश्च आम मारुते सैंधव आद्यन अनुवास्य शार बस्ती प्रशस्यते। शार बस्ती, ये भी देख सकते हो, शार बस्ती का उल्लेख है यहाँ पे, शार बस्ती प्रशस्यते। नेक्स्ट चलेंगे, इच्छा भेदी रस शीतल जल के साथ दस्तावर है। इच्छा भेदी से होने वाले अधिक दस्तों को रोकने के लिए मंद उष्ण जल देने का विधान है। बहुत जरूरी बात है, जनरली आप देखोगे कि उष्ण द्रव्य जो होते हैं उनके साथ कोई ड्रग दी जाती है। अगर आपको विरेचन कराना है, मतलब किसी का पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप क्या करते हो, गर्म पानी के साथ दवाइयां देते हो। लेकिन जहां भी जयपाल पड़ा होगा, जयपाल, क्रोटन टिग्लियम, वो क्या बोलते हैं इसको साधारण भाषा में, जमाल घोटा, ठीक है, तो वहां पर उल्टा हो जाएगा कि शीतल जल के साथ तो दस्तावर है, मतलब विरेचन कराने वाला है, लेकिन उष्ण जल के साथ इसको रोकने वाला है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, किसी को याद हो, तो एक श्लोक है, चलो बताओ किस मेडिसिन के बारे में है। कुछ लोग की शुरुआत ध्यान नहीं आ रही, एक मिनट, चलो मैं बोल देता हूँ। हर का श्लोक है, शुरुआत करना जरा कहाँ से, मुझे वो स्टार्टिंग नहीं आ रही है, किसी को याद नहीं आ रहा। एक श्लोक बताया होगा आपको ऐसा करके, पथ्या भ्रष्टा। चर्वता वर्धते। हम्म? एक सर ये भी तो, चर्वता वर्धते अग्नि तमल हाँ हाँ शोधि। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ लिखोगे, लिख लो, नहीं पता तो, चर्विता वर्धत्य अग्नि। हरित्वी का श्लोक है, चर्विता वर्धत्य अग्नि, पेशिता मल शोधनी, पेशिता मल शोधनी, चर्विता वर्धत्य अग्नि, यानी चबाकर खाएंगे तो अग्नि बढ़ाएगा, चर्विता वर्धत्य अग्नि। पेशिता मल शोधनी, पीस कर खाओगे तो मल शोधन का काम करेगी। हरित्वी के बारे में बात चल रही है, हिंदी में लिख सकते हो, चर्विता वर्धत्य अग्नि, पेशिता मल शोधनी, पीस कर मल शोधन का काम करती है। और आगे बोलो, श्लोक क्या है, सुवर्ण पिंड संग्रहणी, संग्रहणी।
करेक्ट, सबसे जरूरी पॉइंट यही है बेटा, याद रखना। सुनना मैंने लिख दिया स्क्रीन के ऊपर, देखकर लिख लेना, स्पेशली सबसे जरूरी पॉइंट है, इसको ऐसे ही लिखना, सुनना। सुइन करना यानी कि उष्ण करके लेना, गर्म करके लेना उसको। सुनना संग्रहणी, संग्रहण करती है यानी कि मल को रोकने वाली, अगेन सेम लाइक इच्छा भेदी रस। सुनना संग्रहणी। और लास्ट लिखोगे भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, भ्रष्ट यानी भून कर खाओगे तो त्रिदोषनुत, तीनों दोषों को हरने वाली है। क्लियर है? नहीं तो एक बार फिर बोल रहा हूं, चर्विता वर्धत्यग्नि पेशिता मल शोधनी सुन्ना संग्रहणी और भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, भून कर खाने पे तीनों दोषों को हरने वाली है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है ना। आंत्र वृद्धि में कुंडल बंधनी, ट्रस को सदैव कमर पर बांधने का निर्देश किया गया है। ठीक है, देखा होगा लोग जिम वगैरह जाते हैं बांध लेते हैं, कमर बंद वगैरह क्या क्या होता है वो चीजें हैं। तो आंत्र वृद्धि में कुंडल बंधनी, ट्रस को सदैव कमर पर बांधने का निर्देश किया है। विशिष्ट रोगाधिकार नामक अध्ययन में कुछ विशिष्ट व्याधियों का वर्णन है, जैसे स्मरोन्माद, गदोद्वेग, तत्वोन्माद, चलवात, तांडव रोग, स्नायु रोग, स्खालित्य रोग, खंजनी रोग, उरस्तोय, बहुमूत्र। ये पॉइंट याद रख सकते हैं। प्रिय स्त्री या पुरुष का संयोग करवा देना है, स्मरोन्माद की प्रधान चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, प्रिय स्त्री या पुरुष का संयोग करवा देना ही स्मरोन्माद की प्रधान चिकित्सा बताई गई है। यही नीचे लिख लोगे, ऐसी के पास लिख लोगे, एक कंडीशन है बेटा, योशापस्मार, योशापस्मार। ठीक है, तो अपस्मार किसको कहते हैं? इपिलेप्सी को बोलते हैं हम लोग अपस्मार। और एक कंडीशन होती है योशापस्मार, तो वो क्या होती है? स्यूडो इपिलेप्सी भी लिख सकते हो, हिस्टीरिया भी लिख सकते हो, है ना। एडीएसडी के साथ भी रिलेट करते हो। बोलो कौन बताएगा एडीएसडी क्या है, फुल फॉर्म? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। तो ये अपने आप में ये नाम बता देता है एडीएसडी का मतलब, आप समझ रहे हो अगर तो, है ना। अटेंशन डेफिसिट, लगता है कि अटेंशन नहीं मिल रही उसको, तो इसलिए हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसकी वजह से व्यक्ति हाइपर एक्टिविटीज करने लगता है। तो कई बार ये एपिलेप्सी जैसी कंडीशन दिखाते हैं लोग, तो उसी कंडीशन को बोला जाता है योशापस्मार। ये योशा वर्ड स्त्रियों के लिए आता है, ये योश यहाँ लिखा है, तो इससे मतलब कि स्त्रियों को होने वाली कंडीशन है कॉमन, ऐसा इससे समझना चाहिए। क्लियर? पहचान कैसे करनी है कि अपस्मार के जो लक्षण होते हैं वैसे ही सब कुछ दिखाई देंगे, लेकिन जहां पर कंट्रोल नहीं है अपना, वहां वहां नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि सोते समय नहीं आएगा कभी भी वेग, योशा पस्मार का वेग ये कभी भी सोते समय नहीं आएगा, बस जब भी इपिलेप्सी के लक्षण आएंगे वो दिन में आएंगे, जब लोग होंगे तब होगा, है ना। अकेले में नहीं होगी ये चीज, अगर आपने चुपचाप कैमरे लगा दिए कमरे में तो कुछ नहीं होगा, पता नहीं चलेगा उसको अगर तो, है ना। तब नहीं होगा, सोते हुए नहीं होगा। प्लस सेल्फ हार्म नहीं होता, जैसे कि गिर के कभी चोट लग जाए, उस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे पता चल जाता है, बाकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह मालूम करके पता चल जाता है कुछ इस तरह की बात है क्या। आगे देखेंगे। गदोद्वेग को अपदार्थ गद भी नाम दिया गया है तथा इसमें आश्वासन, हर्ष, वात अनुलोमन, अग्निदीपन और आम पाचन चिकित्साओं का निर्देश किया गया है। तत्व उन्माद में स्नायु स्थैर्यकर वात अनुलोमक चिकित्साएं करते हैं। स्त्रियों में रजोरोध और कृमियों के कारण भी तांडव रोग की उत्पत्ति मानी है। इसमें ब्रह्मगण, विरेचक और अग्निबलवर्धक चिकित्सा की जाती है। स्वयं निवृत्ति को ही स्खालित्य रोग की श्रेष्ठ औषध कहा जाता है। स्वयं निवृत्ति स्खालित्य रोग की श्रेष्ठ औषध। कोई काम की बात मैंने आपसे नहीं कही अभी, आगे बढ़ते हैं। खंजनी नामक दाल के निरंतर सेवन से खंजनिका नामक रोग हो जाता है। खंजनी नामक दाल के सेवन से, ये याद कर सकते हो, खंजनिका रोग। ठीक है। उरास्तोय नामक रोग में कफनाशक एवं मूत्र रेचक औषधियों के प्रयोग के साथ ही पार्श्वकांतर प्रदेश में शस्त्र कर्म द्वारा टैपिंग करने का निर्देश है। समझ लो, कोई वाटर है अंदर इकट्ठा हो गया, साइटिस वगैरह निकाल लेंगे। तो आपको टेस्ट बताया होगा मैंने, फ्लूक थ्रिल टेस्ट कहाँ करते हैं, किस डिजीज के अंदर फ्लूक थ्रिल टेस्ट? ascites एसाइटिस एसाइटिस मर्फी स्ट्राइड कहाँ मिलता है? मर्फी स्ट्राइड, एपेंडिसाइटिस पेन मर्फी वोमिटिंग फीवर मर्फी साइन, पेन उल्टी कोलिलिथियासिस कोलिसिस्टाइटिस कोलेसिस्टाइटिस और ब्रोज साइन। ठीक है बेटा, ठीक है, तो याद है। चलो ब्रुजेंस की साइन कहाँ मिलता है? जब नाम आया तो बोलो ब्रुजेंस की साइन। इसमें कोलिसिस्टाइटिस में सर। नहीं बेटा, अच्छा ब्रोज साइन। मेनिंजाइटिस, ब्रुजेंस की साइन है मेनिंजाइटिस के अंदर। ठीक है, तो एक लास्ट पूछ लेता हूँ, क्रैकपॉट साइन कहाँ मिलता है? क्योंकि बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। क्रैकपॉट साइन, नहीं ध्यान आ रहा? चलो दूसरा बताओ, शायद ध्यान आ जाए तुमको। सनसेट साइन कहाँ मिलता है?
हाइड्रोसिफेलस हाइड्रोसेफेलस हाइड्रोसिफेलस और ये कहाँ मिलता है, कुछ ध्यान है? क्रैकपॉट साइन क्रैकपॉट सर साइन भी हाइड्रोसेफेलस हाइड्रोसेफेलस में ही नहीं मिलता है। मिलता। हाइड्रोसेफेलस में ही मिलता है, ठीक है, तो याद रखना। चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है वृक्क रोगों के लिए संपूर्ण अध्याय लिखा है, वृक्क रोगों के लिए। तथा मसूरिका, विसूचिका, आमवात, प्राणज्वर, इनके उपद्रव स्वरूप भी वृक्क रोगों की उत्पत्ति मानी है। एक सवाल वृक्क रोगों के ऊपर आता है मॉडर्न का, वो जान सकते हो। लिखो, कैन बी अ कॉज ऑफ एनीमिया, कैन बी अ कॉज ऑफ एनीमिया, उसमें लिखेंगे रीनल डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर्स। क्यों, तो वो भी लिख लोगे रीजन उसके सामने। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ठीक है, तो वो मैचुरेशन में हेल्प करता है ब्लड सेल्स के। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। दूसरा आपको बच्चों की कंडीशन बताई थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बोलो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रेडिस्लोन सर प्रेडनिसोलोन प्रेडनिसोलोन, ठीक है, तो स्टेरॉइड दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रेडनिसोलोन है, वैसे प्रेडिसोलोन नाम से मिलती है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड है बेटा, याद रखेंगे। आगे चलिए, शीर्ष अंबु रोग का वर्णन करते हुए इसमें रेचक, मूत्रल और रक्त दोष शोधक चिकित्सा का निर्देश है। जल इकट्ठा है, शीर्ष अंबु, सिर में अंबु, जल इकट्ठा है, ठीक है। कौन सी ड्रग है, चलो बता दो, मॉडर्न की बता चुका हूं आपको, कौन सी दी जाती है? मैनिटोल बेटा, बात तो हुई थी। ब्लड ब्रेन बैरियर, पोषण नहीं देता दवाइयों को। तो अगर सिर में स्वेलिंग है कोई, तो उसको कम करने के लिए मैनिटोल। मस्तिष्क पर आघात के कारण मस्तिष्क वेपन नामक व्याधि की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें हृदय, वमन, कंपन, कर्णनाद आदि लक्षण होते हैं। तो हम मस्तिष्क वेपन, ये व्याधि जो है, तो हम ऐसी कंडीशन मान लेते हैं पार्किंसन जैसी। उसकी ड्रग बोल दोगे मॉडर्न की, अगेन क्या ड्रग देते हैं, बोलो बेटा। ये मत किया अगर, इतनी मेहनत करके बता रहा हूँ भूल जाते हो, 2-3 बार डिस्कशन हो चुका है। अरे कार्बिडोपा, लीवोडोपा बताया था, कारण क्या है? डोपामिन डेफिशिएंसी, तो वही देते हैं। और मेन ड्रग कौन सी है इन दोनों में, बोलो, कार्बिडोपा लीवोडोपा में? कार्बिडोपा लिवोडोपा लीवोडोपा बेटा, कार्बिडोपा मैंने कहा था ऐसे याद रखना, ले लो डोपामिन, ऐसा ले लो मतलब लीवो, लीवो लेवे, क्या लेवे, डोपामिन, ऐसा लेवोडोपा, ऐसा याद रख लो। नेक्स्ट चलोगे, नेक्स्ट है कपाल अस्थियों की वृद्धि की तुलना में मस्तोलुम की अधिक अधिक वृद्धि होने से मस्तिष्क क्षय नामक व्याधि होती है। मस्तिष्क की बहुत कम वृद्धि होने के कारण मस्तिष्क अपक्षय नामक व्याधि होती है। दोनों ही स्थितियों का साध्य मानते हुए चिकित्सार्थ रसायन का प्रयोग करते हैं, वो खास बात नहीं, आपको क्या याद रखना वो लिख लो। लिखो, अल्कोहल एडिक्ट मदर, मदर अगर अल्कोहल एडिक्ट थे, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल लेती है, तो बच्चों में क्या होगा, तो हम लिखेंगे माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली। यही चाहो तो और लिख सकते हो। लिखो, मोर वेट, मतलब जैसे एवरेज वेट जो होता है बच्चों का जन्म के समय, वो 2.5 से 3 किलो के आसपास इंडिया के जो बच्चे होते हैं वो होता है। लेकिन अगर वजन उससे ज्यादा है बच्चे का, या कई बार सिर का साइज ज्यादा बड़ा होता है जैसा, ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन हो सकती है, मदर क्या हो सकता है ओबीज हो, और दूसरा है कि डायबिटिक हो सकती है मदर, ठीक है, डायबिटिक मदर। अगर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी रही प्रेगनेंसी के टाइम में, तो क्या डिजीज होगी, बोलो? न्यूरल न्यूरल ट्यूब ट्यूब डिफेक्ट। डिफेक्ट, न्यूरल एनटीडी। ट्यूब डिफेक्ट। एक और लिख लेंगे, एक कंडीशन है फोकोमेलिया, जिसमें हाथ पैर नहीं होते बच्चों के, एक ड्रग का साइड इफेक्ट था, बताया था आपको, बोलो क्या है, याद है तो किसी को, शायद बताया मुझे लगता है। हम्म, नहीं ध्यान है, तो बिल्कुल याद नहीं रखते, वो सारी चीजें बता चुका हूँ।